हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी विद सीमा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज फिर हम लोग नए नए प्रश्नों के साथ हैं और आप लोग आज भी पार्टिसिपेट कीजिए और आंसर दीजिए प्रश्नों का। अगर आप लोग अभी तक फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो स्टडी विद सीमा के नाम से ये दोनों ही ग्रुप हैं, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ शेयर की जाती है, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन फॉर यू पर, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था। क्वेश्चन फॉर यू क्या था आप लोगों के लिए? हु इज़ द फादर ऑफ पब्लिक पॉलिसी? लोक नीति के जनक कौन है? और आपके ऑप्शन थे हैरोल्ड लासवेल, ओ.ई. विलियमसन, पीटर ड्रकर, ईज़केल ड्रोअर। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? अगर आप लोगों ने आंसर नहीं दिया था तो अभी लाइव चैट में आंसर दीजिए। 11 बजे रात में अब से प्रीमियर सेशन हुआ करेगा, तो आप लोग 11 बजे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? हैरोल्ड लासवेल। हैरोल्ड लासवेल को फादर ऑफ पब्लिक पॉलिसी यानी लोक नीति का जनक माना जाता है। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। गांधी जी थ्योरी ऑफ एंड्स एंड मीन्स इज अनलाइक टू थ्योरी ऑफ। गांधी जी के साध्य और साधन का सिद्धांत किसके सिद्धांत से भिन्न है? और आपके ऑप्शन है मैकियावेली, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स या फिर हीगल। तो इनमें से किस विचारक से गांधी जी के साध्य और साधन का सिद्धांत मेल नहीं खाता है, उससे भिन्न है? आपको ये बताना है। तो आपके सामने है 5 सेकंड का टाइम, आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए लाइव चैट में। तो इसके लिए राइट आंसर होगा मैकियावेली। गांधी जी के जो एंड और मीन्स का थ्योरी है और जो मैकियावेली के मीन्स एंड एंड का थ्योरी है, दोनों डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? मैकियावेली कहते हैं साधन कैसा भी हो लेकिन साध्य नैतिक होना चाहिए। अगर साध्य नैतिक है तो साधन की नैतिकता पर वो बल नहीं देते हैं। उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एंड्स गुड होना चाहिए, बस। नैतिक क्या होना चाहिए? साध्य। जबकि गांधी जी क्या कहते हैं कि साधन और साध्य दोनों नैतिक होने चाहिए। क्यों? अगर उनका मानना है गांधी जी का कि अगर साधन नैतिक है तो उससे जो प्राप्त साध्य है वो भी नैतिक होगा। ठीक है, वो इसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं कि साधन और साध्य की तुलना बीज और पौधे से की जानी चाहिए। अगर बीज सही है तो पौधा भी सही होगा, लेकिन अगर बीज ही गलत है, बीज ही नहीं सही है, तो पौधा भी उससे उगने वाला अच्छा नहीं होगा। उसी प्रकार अगर साधन नैतिक नहीं है तो साध्य भी नैतिक नहीं होगा। वो दोनों की नैतिकता पर बल देते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैकियावेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। गांधी जी सेड बिटवीन मीन्स एंड एंड देयर इज नो डैश। गांधी जी के अनुसार साधन और साध्य में डैश नहीं है। क्या नहीं है? और आपके ऑप्शन है क्राइसिस, गैप, वॉल ऑफ सेपरेशन, लिंक। तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? आंसर कीजिए आप लोग लाइव चैट में। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वॉल ऑफ सेपरेशन। पृथक्करण की दीवार नहीं है साधन और साध्य में। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने अभी आपको बताया कि गांधी जी साधन और साध्य दोनों की नैतिकता में विश्वास रखते हैं, वो दोनों के नैतिक होने पर बल देते हैं। तो इसलिए साधन और साध्य में कोई पृथक्करण की दीवार नहीं है उनके अनुसार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रिगार्डिंग इनर पावर गांधी जी वॉज इंस्पायर्ड बाय। आंतरिक शक्ति के बारे में गांधी जी किससे प्रभावित थे? और आपके ऑप्शन है अनटू द लास्ट, ऑप्शन बी है भगवत गीता, ऑप्शन सी है वेद और ऑप्शन डी है अर्थशास्त्र। तो इनमें से किससे गांधी जी आंतरिक शक्ति के बारे में प्रभावित थे? आपके पास है 5 सेकंड का टाइम, जल्दी से आंसर कीजिए। अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाया है तो नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके प्रीमियर सेशन की। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? भगवत गीता। भगवत गीता से प्रभावित है आंतरिक शक्ति यानी इनर पावर के बारे में गांधी जी के विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गांधी जी सेड वन शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी फॉर सेक ऑफ। गांधी जी के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निर्वहन किस उद्देश्य से करना चाहिए? और आपके ऑप्शन है प्रॉफिट यानी लाभ, ऑप्शन बी है रिवॉर्ड यानी पुरस्कार, ऑप्शन सी है ड्यूटी यानी कर्तव्य और ऑप्शन डी है नेम एंड फेम नाम और प्रसिद्धि। तो इनमें से किस उद्देश्य के लिए व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए गांधी जी के अनुसार? आपको ये बताना है। अगर आपने टारगेट वीडियो की सीरीज़ को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। ये टारगेट वीडियो सीरीज़ का 16 नंबर का वीडियो है। अगर आपने इससे पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो आज ही जाकर देखिए सभी वीडियो को। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ड्यूटी। व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निर्वहन ड्यूटी के उद्देश्य से करना चाहिए, कर्तव्य के उद्देश्य से करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु इंट्रोड्यूस द गेम थ्योरी इनटू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खेल सिद्धांत की अवधारणा को किसने प्रस्तावित किया? और आपके ऑप्शन है स्टीफन एल बासवी, ऑप्शन बी है स्टीफन सैमुअल, ऑप्शन सी है मॉर्टन कैपलन और ऑप्शन डी है रॉबर्ट सी नॉर्थ। तो इनमें से किसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खेल सिद्धांत की अवधारणा को प्रस्तावित किया है? आपको ये बताना है। तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मॉर्टन कैपलन ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में गेम थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लुसियन पाई इज एसोसिएटेड विथ। लुसियन पाई किससे जुड़े हुए हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच से, डेवलपमेंट सिंड्रोम से, फेडरल स्टडीज से या फिर सोशलिज्म से? पारंपरिक उपागम, विकास सिंड्रोम, संघीय अध्ययन या फिर समाजवाद? तो इनमें से किससे जुड़े हुए हैं लुसियन पाई? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। और लास्ट में आप लोग को शेयर करना है अपना फीडबैक और अपने मार्क्स। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी डेवलपमेंट सिंड्रोम यानी विकास सिंड्रोम से जुड़े हुए हैं लुसियन पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक्सपेंड द फुल फॉर्म ऑफ एपिक। EPIC का आपको फुल फॉर्म बताना है और आपके ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ऑप्शन बी है इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक फोटो इंफॉर्मेशन कार्ड और ऑप्शन डी है इलेक्टर्स फोटो इंक्वायरी कार्ड। तो एपिक का फुल फॉर्म क्या है आपको ये बताना है। जल्दी से आंसर कीजिए, ABC में से क्या है? कैसे आंसर करेंगे आप लोग? क्वेश्चन नंबर डालेंगे और उसका ऑप्शन डालेंगे। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। तो आपको आंसर करना है 7 का क्या लगता है आपको? A लगता है, B लगता है, C लगता है या D लगता है? जो भी आपको लगता है, अगर नहीं पता है फिर भी गैस कीजिए। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड एपिक का फुल फॉर्म है।
जो कि आप लोग अपने वोटर आईडी कार्ड पर देखते होंगे, एपिक नंबर। और उस एपिक का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 में आपको थ्योरीज यानी सिद्धांत दिए गए हैं और लिस्ट 2 में उनसे जुड़े हुए स्कॉलर्स यानी विद्वानों के नाम दिए गए हैं और आपके कोड इस साइड दिए हुए हैं। तो आपको इसमें से चूज करना है राइट आंसर क्या है। तो आईडी लिस्ट किससे जुड़े हुए हैं? आईडी लिस्ट से कौन से स्कॉलर्स जुड़े हुए हैं? रियलिस्ट से कौन से स्कॉलर्स जुड़े हुए हैं? नियो रियलिस्ट से कौन जुड़ा है? और नियो मार्क्सिस्ट से कौन जुड़ा है? आइडियलिस्ट यानी आदर्शवाद, रियलिस्ट यानी यथार्थवाद, नियो रियलिस्ट यानी नव यथार्थवाद और नियो मार्क्सिस्ट यानी नव मार्क्सवाद। तो इनसे कौन कौन से विचारक जुड़े हुए हैं आपको ये मैच करना है। तो जल्दी जल्दी कीजिए, आपके पास है 5 सेकंड का टाइम। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है कि नियो रियलिस्ट है केनेथ वोल्स, अगर आपको एक भी पता है तो आप उससे कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है नियो रियलिस्ट यानी नव यथार्थवादी हैं केनेथ वोल्स, तो सी का 4th ऑप्शन किस ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन में है और वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपको एक भी पता है तो आप अपने ऑप्शंस में चेक करिए कि किस किस ऑप्शन में वो दिया हुआ है। तो एक ही ऑप्शन में है तो इससे हम लोग करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। लेकिन हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आइडियलिस्ट कौन है? जेम्स टी शॉर्टवॉल। रियलिस्ट कौन है इनमें से? KW थॉमसन। नियो रियलिस्ट केनेथ वॉल्स और नियो मार्क्सिस्ट कौन है? इमैनुअल वॉलस्टीन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसके लिए? ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कोमकासा स्टैंड फॉर, COMCASA स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ऑप्शन बी है कम्युनिटी कंपैटिबिलिटी एंड सर्विस एग्रीमेंट, ऑप्शन सी है कंसेंसस कम्युनिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट और ऑप्शन डी है सिविल सोसाइटी कम्युनिटी एंड सोशल एग्रीमेंट। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? तो इसके लिए राइट आंसर है कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। तो आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये क्या है कोमकासा, इसके बारे में बात करते हैं। किसी देश के साथ प्रचालकीय सैन्य संबंध के लिए यूएस से 3 रक्षा समझौतों को आवश्यक मानता है और वो 3 रक्षा समझौते कौन कौन से हैं? पहला है कोमकासा और 2 अन्य समझौते कौन से हैं? लेमुआ और क्या? बेका। लेमुआ का फुल फॉर्म क्या है? लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। MOA से क्या हो गया? मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। L से हो गया लॉजिस्टिक, E से हो गया एक्सचेंज। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लेमुआ की फुल फॉर्म है। और थर्ड क्या है? बेका, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशियल कोऑपरेशन। ठीक है, तो ये 3 है जिसे यूएस से
आवश्यक मानता है? कौन कौन से? कोमकासा, लेमुआ और बेका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द फ्रेज ब्रॉड गॉज थ्योरी वॉज फ्रेम्ड बाय डैश टू सेव द डिक्लाइन ऑफ साइंस। आपको बताना है कौन से वो थिंकर है। ब्रॉड गॉज थ्योरी का प्रयोग राजनीति विज्ञान के गिरावट को बचाने के लिए किसने किया? आपके ऑप्शन है चार्ल्स मेरियम, मॉर्टन कैपलन, गैब्रियल आमंड या फिर डेविड ईस्टन। आई होप आपके लिए ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हो आने वाले एग्जाम के लिए, और आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक के बटन को जरूर दबाएं और शेयर भी करें अपने दोस्तों में। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने ब्रॉड गॉज थ्योरी का प्रयोग किया था राजनीति विज्ञान के गिरावट को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इज कॉल्ड एज। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है मैकमोहन लाइन, डूरंड लाइन, चितमहल या फिर चेक पॉइंट चार्ली। तो इनमें से इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर लाइन को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। आपके सामने है 5 सेकंड का टाइम, तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का लाइव चैट में। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, चितमहल। चितमहल भारत और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर लाइन है। बात करें दूसरे ऑप्शंस की, तो मैकमोहन लाइन किस किस के बीच में है? इंडिया और चाइना के बीच में। डूरंड लाइन या डूरंड रेखा किन देशों के बीच में है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। चितमहल इंडिया और बांग्लादेश। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में था, इंडिया और बांग्लादेश के बीच की बॉर्डर लाइन है चितमहल। मैकमोहन है इंडिया चाइना, डूरंड है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और चेक पॉइंट चार्ली क्या है? चेक पॉइंट चार्ली है आपकी ईस्ट और वेस्ट बर्लिन जो है, बर्लिन की जो दीवार थी वो क्रॉसिंग बॉर्डर है, ईस्ट और वेस्ट बर्लिन क्रॉसिंग बॉर्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मोटो ऑफ डैश इज वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। कल के वीडियो में भी नहीं, कल के नहीं, 2-3 दिन पहले वाले टारगेट वीडियो सीरीज में भी ये क्वेश्चन था, जिससे मैंने इसको पूरा डिस्कस किया था, तो आप लोग उसे देख सकते हैं कि तो आदर्श वाक्य किसका है? एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय। आपके ऑप्शन है सार्क, आसियान, SCOOAS। तो इनमें से किसका ये एक आदर्श वाक्य यानी मोटो है? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। आपके सामने है 5 सेकंड का टाइम, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का। क्या है 12 का क्वेश्चन? लिखिए ABCD में से कोई भी ऑप्शन, और लास्ट में बताइए कि आपने कितने सही आंसर किए हैं। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आसियान, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन का ये आदर्श वाक्य है। एक दृष्टि, एक पहचान, एक वाक्य। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13। द कंसेप्ट ऑफ जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट वॉज कॉइन्ड बाय। वास्तविक गुटनिरपेक्षता की अवधारणा किसने गढ़ी है? और आपके ऑप्शन है मिसेस इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी है PV नरसिम्हा राव, या फिर ऑप्शन डी है सुषमा स्वराज। तो वास्तविक गुटनिरपेक्षता, जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट किसके द्वारा कॉइन की गई है? 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी ने
कंसेप्ट दिया है जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट का। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, कच्चा तीवू आइलैंड इशू वॉज बिटवीन डैश एंड डैश। तो आपको बताना है कि कच्चा तीवू द्वीप विवाद जो है वो किन दो देशों के बीच में है। कच्चा तीवू विवाद किन दो देशों के बीच में है, आपको ये बताना है। और आपके ऑप्शन है इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड भूटान, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना। तो कच्चा तीवू विवाद किन दो देशों के बीच में है, जल्दी से बताइए। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच कच्चा तीवू विवाद है। कच्चा तीवू द्वीप हिंद महासागर के पाक जल डमरू मध्य में एक छोटा निर्जन द्वीप है जिसका स्वामित्व मूल रूप से तमिलनाडु के रामनाथपुरम के एक राजा के पास था। इस द्वीप का उपयोग मछुआरे अपने जाल को सुखाने के लिए करते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान इस द्वीप का संचालन भारत एवं श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में श्रीलंका ने इस द्वीप पर क्षेत्रीय स्वामित्व का दावा किया था, इसीलिए वर्ष 1974 में भारत ने एक संयुक्त समझौते के माध्यम से इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया। 2 वर्ष बाद एक समझौते के जरिए भारत ने इस क्षेत्र में मछली पकड़ने के अधिकार को भी छोड़ दिया। तो आपको ये याद रखना है, आप लोग मैप में भी देख सकते हैं कहाँ पर है कच्चा तीवू आइलैंड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का है लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सपोर्टर ऑफ द आर्गुमेंट दैट पॉलिटिकल थियोरी इज नाइदर डाइंग नॉर डेड। निम्नलिखित में से कौन सा इस तर्क का समर्थक है कि राजनीतिक सिद्धांत ना तो मर रहा है और ना ही मर गया है। और आपके ऑप्शन है रॉबर्ट ए डाहल, ऑप्शन बी है प्रोफेसर ब्लॉन्डेल, ऑप्शन सी है CS हाइनीमैन और ऑप्शन डी है कैटलिन। तो किसने माना है कि राजनीतिक सिद्धांत ना तो मर गया है और ना ही मर रहा है। 5 सेकंड का टाइम है आपके सामने। इसके बाद आता है आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, जिसका आंसर आप लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है, प्रोफेसर जीन ब्लॉन्डेल ने यह माना है कि राजनीतिक सिद्धांत ना तो मर रहा है और ना ही मर गया है। ठीक है, तो आपके सामने है क्वेश्चन फॉर यू, जिसका आप लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। क्या है और आंसर कैसे करना है, आपको आंसर करना है इनमें से जो भी आपको लग रहा है ऑप्शन, वो पूरा लिखेंगे। नॉन अकाउंटेबिलिटी लग रहा है, पूरा लिखेंगे। एथिकल कंडक्ट लग रहा है, पूरा लिखेंगे। ABCD नहीं लिखेंगे ऑप्शन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ गुड गवर्नेंस। इनमें से कौन सा उत्तम अभिशासन का एक स्तंभ नहीं है। ठीक है, रेस्पॉन्सिवनेस, रूल ऑफ लॉ, एथिकल कंडक्ट, नॉन अकाउंटेबिलिटी। तो क्या लगता है आपको, उसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना है। तो हिंदी में आपके ऑप्शन क्या है, जवाबदेहिता। अभी करिए आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में। रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन, एथिकल कंडक्ट यानी नैतिक कार्य कह सकते हैं, और नॉन अकाउंटेबिलिटी यानी गैर उत्तरदायित्व। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, रेस्पॉन्सिवनेस यानी जवाबदेहिता, रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन, एथिकल कंडक्ट यानी नैतिक कार्य, और नॉन अकाउंटेबिलिटी यानी गैर उत्तरदायित्व। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर करिए अभी कमेंट बॉक्स में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसी आशा के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।